हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ कि आप अच्छे होंगे, घर पर होंगे और सुरक्षित होंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ हमने मौर्य साम्राज्य से शुरुआत की और आपने मेरी पिछली दोनों वीडियो को देख करके मौर्य साम्राज्य के बारे में अच्छे से जान लिया होगा, जिसमें कि हमने मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक के बारे में बात की थी। मौर्य साम्राज्य के बाद हमने गुप्त साम्राज्य के बारे में बात की थी और गुप्त साम्राज्य को भारतीय इतिहास में वास्तुकला का स्वर्ण युग भी कहा गया है, क्योंकि वास्तुकला के क्षेत्र में इस समय में बहुत अधिक उन्नति हुई थी। इसीलिए इस काल को भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। तो इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे वर्धन वंश की। गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद जो सारा उत्तरी भारत था वो बिखर कर रह गया था, यानी कोई भी केंद्रीय शक्ति वहाँ पर नहीं रह गई थी। और केंद्रीय शक्ति के अभाव में जो बहुत से महत्वाकांक्षी लोग थे वो विभिन्न छोटे छोटे राजवंशों की स्थापना करने में लग गए थे। ऐसे ही एक संस्थापक रहे थे पुष्यभूति। पुष्यभूति ने हूण एवं मगध साम्राज्य के मध्य एक नवीन राज्य थानेश्वर की स्थापना की थी। थानेश्वर के जो हम शासकों की बात करते हैं तो उनमें महाराज नरवर्धन, राज्यवर्धन, आदित्यवर्धन व महाराज प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन को महाराजा धीराज परम भट्टारक की उपाधि भी दी गई है। इस वंश का चौथा शासक प्रभाकर वर्धन सबसे महान और शक्तिशाली शासक बना था, जिसने लगभग 583 ईस्वी में अपना एक स्वतंत्र राज्य स्थापित किया था। यह वर्धन वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था और इसी ने जो है इस वंश को पूरी तरह से स्थापित किया था। अपने शासन काल के प्रारंभिक वर्षों में प्रभाकर वर्धन गुप्त सम्राटों का परम मित्र रहा था, क्योंकि प्रभाकर वर्धन की माता मगध के गुप्त सम्राट दामोदर गुप्त की राजकुमारी थी। इसीलिए इनका गुप्त सम्राटों से बहुत अधिक जो है घनिष्ठ संबंध था। फिर इनका विवाह मालवा के नरेश यशोवर्धन की पुत्री यशोमती से हुआ था। यशोमती से इनके 2 पुत्र एक पुत्रियां थीं, जिनका नाम राज्यवर्धन, हर्षवर्धन और राज्यश्री थे। बाद में राज्यश्री का विवाह कन्नौज के शासक ग्रहवर्मन के साथ हुआ था। प्रभाकर वर्धन ने अपने बड़े पुत्र राज्यवर्धन को शासक बनाया। प्रभाकर वर्धन के अंतिम दिनों में हूणों ने इसके एक सीमांत पर आक्रमण कर दिया और हूणों के आक्रमण का जवाब देने के लिए इन्होंने अपने बड़े पुत्र राज्यवर्धन को भेजा। और इसी समय में जबकि राज्यवर्धन जो है हूणों के साथ युद्ध कर रहा था तो प्रभाकर वर्धन की मृत्यु हो गई। प्रभाकर वर्धन की मृत्यु का समाचार सुनकर राज्यवर्धन अपनी राजधानी वापस लौट आया, लेकिन अपने पिता की मृत्यु से यह इतना अधिक दुखी हुआ कि इसने अपना राज्य और सिंहासन हर्ष को सौंप दिया और सन्यासी जीवन व्यतीत करने का निश्चय कर लिया। इसी समय में राज्यवर्धन को एक दुखद समाचार प्राप्त हुआ कि मालवा नरेश गुप्त ने गौड़ शासक शशांक के साथ मिलकर उसकी बहन राज्यश्री के पति ग्रहवर्मन का वध कर दिया है और राज्यश्री को बंदी बना लिया है। इसी कारण संन्यास का विचार त्याग कर राज्यवर्धन ने तुरंत देवगुप्त पर आक्रमण करके उसको पराजित कर दिया और उसके राज्य को तबाह कर दिया।
गोंड शासक शशांक ने भी राज्यवर्धन की अधीनता स्वीकार कर ली और उससे संधि कर ली। उसके साथ अपनी कन्या का विवाह करने का प्रस्ताव रख दिया। राज्यवर्धन उसके विश्वास में आ गया और वह निहत्था उसके दरबार में पहुंच गया, जहां उसने उसके साथ विश्वासघात करके राज्यवर्धन का वध कर दिया। लेकिन इसी समय राज्यश्री शशांक के बंदी गृह से भाग निकली। राज्यवर्धन की मृत्यु के बाद इसका छोटा भाई हर्षवर्धन यहाँ का शासक बना। जब हर्षवर्धन शासक बना तो इसके सामने कुछ विकट समस्याएं थीं, जैसे कि इसके बहनोई व भाई के हत्यारों का प्रतिरोध और अपनी बहन राज्यश्री की खोज करना। क्योंकि यह एक वीर और बुद्धिमान शासक था, इसने इन विकट समस्याओं का धैर्य के साथ सामना किया और इन समस्याओं का हल ढूंढ निकाला। सर्वप्रथम इसने अपनी बहन राज्यश्री को खोज निकाला। जब यह हर्ष को मिली उस समय यह चिता में जलने जा रही थी। हर्षवर्धन ने अपने मित्र दिवाकर की सहायता से राज्यश्री को समझाया और उसे जीवित रहने के लिए तैयार कर लिया। हर्ष अपनी बहन को अपने साथ अपने राज्य में ले आया। हर्षवर्धन 606 ईस्वी में वर्धन वंश का एक प्रमुख शासक बना। इसे शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता है। हर्षवर्धन उत्तर भारत का अंतिम महान हिंदू सम्राट था। यह बहुत छोटी आयु में यानी 16 वर्ष की उम्र में गद्दी पर बैठा था। इसने अपने बहनोई ग्रहवर्मन के जो राज्य था कन्नौज, उसको और थानेश्वर को मिलाकर के एक कर लिया और कन्नौज को अपनी राजधानी बना लिया। हर्ष ने साम्राज्य विस्तारवादी नीति से अपने विशाल साम्राज्य की स्थापना कर ली। अब जानते हैं हर्षवर्धन की पंच प्रदेश विजय के बारे में। हर्षवर्धन ने अपनी वीरता और साहस के बल से पंजाब, कान्यकुब्ज, गोंड, मिथिला तथा उड़ीसा पर विजय प्राप्त कर ली और इन्हीं सभी राज्यों के मेल से एक विशाल साम्राज्य स्थापित कर लिया। हर्ष प्रारंभ में शैव धर्म का अनुयायी था, परंतु बाद में वह बौद्ध धर्म की महायान शाखा का अनुयायी बन गया। हर्ष ने अपने काल में बाल विवाह और सती प्रथा जो प्रचलित थीं उनका विरोध किया और उन पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास किया। वर्धन काल के समय में अनेक दार्शनिक संप्रदाय के अनुयायी थे, जैसे कि कपिल के, कणाद के और गौतम संप्रदाय के। प्रयाग तथा वाराणसी ब्राह्मण धर्म के मुख्य केंद्र थे। हर्षवर्धन बहुत ही दानी व्यक्ति था। यह अपने राज्य में हर 5 वर्ष के अंतराल में प्रयाग में अपनी धार्मिक सभा का आयोजन करता था, जिसे महामोक्ष परिषद के नाम से जाना जाता था। और इस सभा की जो समय अवधि होती थी वो लगभग 75 दिन की होती थी। वह इसमें अपनी पूरे जो है 4 वर्षों में कमाई गई संपूर्ण संपत्ति को परिषद में दान कर देता था और हर्षवर्धन के इसी दानी गुण के कारण उसे हातिम भी कहा जाता था। हर्षवर्धन एक विद्वान और कवि भी था। इसने प्रियदर्शिका, नागानंद व रत्नावली नामक 3 संस्कृत नाट्य ग्रंथों की रचना भी की थी। हर्षवर्धन के दरबार में और भी बहुत से जाने माने और प्रसिद्ध कवि थे, जिनमें बाणभट्ट, मयूर, दिवाकर, हरिदत्त, जयसेन। हर्षवर्धन का जो राजकवि था वो बाणभट्ट था।
उसने हर्षवर्धन की जीवनी हर्षचरितम लिखी थी। इसके अलावा बाणभट्ट की एक और रचना थी जिसका नाम था कादम्बरी। हर्षवर्धन के शासन काल में बहुत से विदेशी यात्री भी आए, जिनमें से प्रमुख था ह्वेनसांग। ह्वेनसांग ने सी यू की नामक पुस्तक की रचना की। हर्षवर्धन के समय में जो नालंदा विश्वविद्यालय था उसका कुलपति शीलभद्र था। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने की थी और इस समय इसका जो कुलपति था वो शीलभद्र था। अब बात करते हैं सामंती प्रथा के बारे में। यह प्रथा हर्षवर्धन ने शुरू की थी। हर्षवर्धन के जो प्रधानमंत्री थे उनका नाम भंडी था और हर्षवर्धन का जो सेनापति था उसका नाम अवंती था। इनके अलावा हर्ष के साम्राज्य में और भी प्रमुख अधिकारी थे, जिनमें से जो न्यायाधीश होते थे उनको मीमांसक कहा जाता था। और इसके समय में जो हस्ती सेना का यानी हाथी सेना का जो सेनापति था उसका नाम चंद्रगुप्त था। हर्षवर्धन कला एवं साहित्य का अनुरागी था। जैसे कि मैंने अभी पीछे आपको बताया था कि उसने 3 नाट्य ग्रंथों की रचना की थी, जिनमें प्रियदर्शिका, नागानंद और रत्नावली थे। इसके अलावा इसमें बहुत से इसके दरबार में जो रहते थे वो कवि भी थे, जिनमें कि बाणभट्ट, मयूर, हरिदत्त, जयसेन और भी अन्य बहुत सारे थे। जैसे कि हर्षवर्धन सभी धर्मों का सम्मान करता था। पहले यह शैव धर्म का अनुयायी था और बाद में इसने बौद्ध धर्म की महायान शाखा को जो है स्वीकार कर लिया था। तो इसी क्षेत्र में इसने बौद्ध विहारों, मठों, मूर्तियों तथा देव मंदिरों का निर्माण करवाया था। कन्नौज की धर्म सभा में उसने बुद्ध की स्वर्ण प्रतिमा का निर्माण करवा के वो प्रतिमा स्थापित की थी। हर्ष ने गंगा के तट पर हजारों स्तूपों का निर्माण भी करवाया था। अब आगे बात करते हैं वर्धन काल के जो व्यापारिक केंद्र थे या प्रमुख बंदरगाह थे जिनके द्वारा व्यापार होता था। तो वर्धन काल का जो प्रमुख बंदरगाह था वो था ताम्रलिप्ति। हर्ष ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था और बौद्ध भिक्षु दिवाकर मिश्र से प्रभावित होकर इसने इस धर्म को ग्रहण किया था। पहले तो ये केवल जो है हीनयान शाखा का अनुयायी था, परंतु ह्वेनसांग के प्रभाव से प्रभावित होकर इसने महायान शाखा को भी स्वीकार कर लिया था। विद्वानों के मत अनुसार हर्षवर्धन प्रतिदिन 1000 बौद्ध भिक्षुओं और लगभग 500 ब्राह्मणों को भोजन करवाता था। हर्ष के काल में जो साम्राज्य की भूमि होती थी उसको राज्य, राष्ट्र, देश अथवा मंडल कहा जाता था और इसके समय में जो आय के प्रमुख साधन थे वो था भूमि कर। भूमि कर के जो रूप में यह उपज का 1/6 भाग लेता था। इसके अलावा दूध, फल, चारागाह और खनिजों पर भी कर लगाए जाते थे। अपनी जो ये कर द्वारा आय प्राप्त करता था, इस आय को यह 4 मदों में व्यय करता था, जो सबसे मतलब 4 भागों में बांट देता था। एक भाग जो व्यय करता था राजकीय जो व्यय धार्मिक अनुष्ठानों पर किया जाता था और जो दूसरा व्यय था वह पदाधिकारियों की धन संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता था और जो तीसरा भाग था वह विद्वानों को पुरस्कृत करने के लिए किया जाता था। चौथा विभिन्न संप्रदायों को दान करने में और जो सार्वजनिक निर्माण कराए जाते थे उन चीज़ों में खर्च कर देता था। हर्षवर्धन वर्धन वंश का
अंतिम शक्तिशाली सम्राट हुआ था। और इसकी मृत्यु के पश्चात जो ये पूरा शासन था या जो ये पूरा साम्राज्य था, यह बिल्कुल बिखर गया था, यानी कि यह छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित हो गया था। अब चूँकि मैंने अभी पीछे जिक्र किया कि जो सामंती प्रथा थी वो हर्षवर्धन ने ही शुरू की थी। इसके बाद जब यह राज्य छोटे छोटे भागों में बट गया तो इस पर जो सामंत लोग थे उन्होंने शासन करना शुरू कर दिया था। और इसके पश्चात जो उदय होता है वो सामंतकालीन भारत का उदय होता है। जो हमारा अगला टॉपिक होगा वो होगा सामंतकालीन भारत यानी राजपूतों का उदय। यानी इस काल में राजपूतों का उदय हुआ और सामंतों के रूप में छोटे छोटे जो भाग थे, छोटे छोटे जो खंड थे, उन पर इन लोगों ने शासन करना शुरू किया था। ठीक है, तो ये हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले टॉपिक यानी नए टॉपिक के साथ जो है जल्दी ही मिलेंगे। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। जल्दी ही नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।